अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में रियलिटीज़ चेंज हो रही हैं, ग्राउंड रूल्स भी चेंज हो रहे हैं और कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि आपको अगले 2-4 माह के बाद एक बदली हुई दुनिया नज़र आएगी और एज़ इट इज़ हम आगे शायद इस रीजन को, अपने ख़ित्ते के मुख्तलिफ ममालिक को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखेंगे। जिस तरीके से 9/11 के बाद कहा गया था ना कि ये दुनिया दोबारा ऐसी नहीं रहेगी, तो वो बिल्कुल सच कहा गया था। 9/11 के बाद दुनिया वहाँ वैसी रह नहीं पाई। इसी तरीके से जो यूक्रेन रशिया वॉर का जो इम्पैक्ट है उसके बाद भी, और अब जो पाकिस्तान और इंडिया की मुख्तसर सी बहुत थोड़े वक्त की जो जंग हुई है उसके बाद भी, ये ख़ित्ते एज़ इट इज़ आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ये एक नई डायमेंशन ऐड हो गई हैं और ये ख़ित्ते आगे, ये ममालिक आगे मुख्तलिफ़ तरीके से बढ़ेंगे। अमेरिका के सदर की अभी से थोड़ी देर पहले चाइनीज़ प्रेसिडेंट से बात हुई। जो टैरिफ वॉर्स उनकी चल रही हैं उसका भी कोई नतीजा निकलेगा। आर या पार वाली जंग है जो ट्रंप साहब भी लड़ रहे हैं। पहले तो उन्होंने बैक ट्रैक किया, कितनी देर वो इस टैरिफ के ऊपर खेल सकते हैं चाइना के साथ, ये बहुत मैटर करता है। उन्हें रिट्रीट करना है, कहीं अंडरस्टैंडिंग पे आना है उनको। वो कहते हैं बड़े टफ़ गए हैं शी, वो किसी डील पे जल्दी आते नहीं, और उसके बगैर अमेरिका का चाराकार भी नहीं है। डॉलर कोलैप्स कर सकता है अगर ये इसी सिनारियो में आगे बढ़ते हैं और उनका ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ता जाए और उनका फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ता जाए, तो 4-6 माह के बाद उनको सस्टेनेबिलिटी का क्वेश्चन उठ जाएगा और एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन होगी। तो ये दुनिया बढ़ेगी आगे, लेकिन किसी और तरीके से बढ़ेगी। अभी मेरे लिए उसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन बाज़ मामला जो पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से हैं वो फोकस में आ गए हैं, पूरी दुनिया के एक मुख्तलिफ़ तरीके से फोकस में आ गए हैं। मसला कश्मीर जो लगता था कि सर्द खाने में चला गया, जनरल मुशर्रफ के वक्त वो जो हमने उनके साथ बातचीत का अमल शुरू किया, रोज़ नई तजावीज़ आ जाती थी कि 7 रीजन कर लें, इकॉनमी कर लें, लिमिटेड इकॉनमी कर लें, ये कर लें, वो कर लें। उसमें जो हमारा एक रवायती मसला कश्मीर के ऊपर स्टैंस होता था कि एज़ पर UN रेजोल्यूशंस और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक, ये हमारा एक ट्रेडिशनल इसके ऊपर स्टैंड रहा सारी उम्र से कि अक़वाम मुत्तहिदा की 48 की रेजोल्यूशन के मुताबिक। अब लेकिन जो ट्रंप साहब की इंटरवेंशन थी और मार्को रूबियो जिसने दोनों तरफ मीडिएट करवाया और सीज़ फायर की अनाउंसमेंट वाशिंगटन से अमरीकी सदर कर रहा है, तो बायलैटरलिज़म कहीं दफन हो गया और मसला कश्मीर उभर के सेंटर स्टेज के ऊपर आ गया। तो पूरे नक्शा ही बदल जाता है उसके बाद। जब आप सोचें ना कि वो बायलैटरलिज़म का जो शोर था वो कहाँ गया, और इस इलाके की जो थानेदारी का ख्वाब था, जो 5-7 साल से कहा जाता था कि रवायती जंग में अब इंडिया बहुत बड़ी ताकत है, हम उसका मुकाबला ही नहीं कर सकते। तो 6 जहाज़ जब उसके पहले ही हल्ले में गिरे और उसके बाद अल-फतह मिज़ाइल ने जो कुछ उसके बाद किया, तो वो मिथ भी उसका टूट गया। तो अब एक शिकस्त खोरदा भारत है जो दुनिया में घूम रहा है। अमेरिका के अंदर उनका वफ़द गया है और अमेरिका के अंदर उसके वफ़द के साथ जो कुछ हुआ है वो हमारे साथ प्रोग्राम के स्टार्ट में खालिस्तान तहरीक के रहनुमा पुन्नू साहब हैं, उन्हीं से पूछा वहाँ क्या है, क्योंकि वहाँ बड़ा एहतजाज हुआ है और वफ़द को अपनी जान बचानी पड़ी, छुपना पड़ा वहाँ पे। पुन्नू साहब आप हमारे साथ हैं, आपको आवाज़ आ रही है? जी मलिक साहब। जनाब बहुत शुक्रिया तुसी साडे नाल शामिल हो रहे हो। अज तो बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज किया है तुसी। जी मलिक साहब, सब तो पहला पाकिस्तान दे अवाम सरकार ते फौज नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। जी बिल्कुल। क्योंकि ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 1965 ਨਹੀਂਗਾ, 1971 ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ 2025 ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੌਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਉਹਨੇ ਲੜਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ 30 ਤੋਂ 40 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ ਦੀ ਵਾਰ, ਇਨ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆਫ ਵਾਰ, ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ। ਔਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਵਫਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੋ ਭੇਜਿਆ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ, ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੱਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵਫਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨਵਾਈ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਚੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਗਰਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਬੇਜ ਜਿਹੜਾ ਡੰਪ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਣਾ ਪਿਆ।
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਫਦ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਤਿਰੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾੜਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਣ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣ। ਅੱਛਾ ਪੁੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੜੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਟਰੰਪ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਪਲ ਵਾਲੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਐਪਲ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਨੇ ਖੁਦ ਠੀਕ ਕਰੇ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰਿਫ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੜਾ ਸਖਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਈਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਸੇਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਦੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਸ ਡੀਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਜੰਗਬੰਦੀ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਆਲ ਟੂਗੇਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਟਰੰਪ ਹੈਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਨਾ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਰੁਕਵਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਵਾਈ। ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੰਗ ਰੁਕ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜੰਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਜਨਾਥ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖਾਨੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਬਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਰੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਕੋਈਏ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਕਿਵੇਂ ਦਸੀਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਗਾ ਮੇਕ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੇਟ। ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਰੈਂਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਰੈਂਡਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਰੈਂਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਜੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੀਏ ਗੱਲ ਮੈਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜੰਗ ਦਾ ਸੀ ਉਸ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲਾਂਗਾ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋੜ ਦਾਂਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਉਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ। ਜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਹਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ 'ਚ ਜਿੱਤੇ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਗ 'ਚ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਫਦ ਭੇਜੋ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਜਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ। 50 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ बिल्कुल ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ सही ਉਹਨੇ है। ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਸ਼ੀਆ ਹੈ। ਉਹ सरदार ਜਿਹੜੀ साहब ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹੋ। पुन्नू साहब ਸਾਡੇ ਨਾਲ सन, खालिस्तान तहरीक दे रहनुमा। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में वापस आते हैं। वकील मलिक साहब हमारे साथ हैं, वज़ीर ममलकत कानून और इंसाफ, और इसके अलावा एयर मार्शल आमिर मसूद साहब हमारे साथ हैं। दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बैरिस्टर वकील साहब, जो डेवलपमेंट्स हैं बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं, और कश्मीर का मरकज़ी नुक्ता बनना ये ज़ात खुद एक उस ऑपरेशन की नाकामी है जो उसने शुरू किया मोदी ने। कश्मीर तो कई सालों से लगता था सर्द खाने में चला गया। मैं कई दफ़ा इस पर बड़ा गुस्सा आता था कि हमने वो पॉलिसीज़ अपनी ऐसी इनकन्सिस्टेंट रखी, हमें नुकसान हो गया। लेकिन इस एक काम ने कश्मीर को दोबारा मरकज़ निगाह बना दिया पूरी दुनिया के लिए। बिल्कुल दुरुस्त करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, आपके ही कल शो में जिस तरह अभी ब्रेक से पहले या शो के आगाज़ से पहले बात हो रही थी, तो ख्वाहिश साहब ने जो बात की कि शिमला मुआहदा या शिमला एग्रीमेंट जो था वो डेड हो चुका है। डेड इन द सेंस, उसकी थोड़ी सी मैं वजाहत भी समझता हूँ कि होनी चाहिए, कि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तानी कौम को, आपके व्यूअर्स को होनी चाहिए। और उसमें डेड का मतलब ये है कि शिमला मुआहदे में हमने एग्री किया था कि हम बायलैटरली निगोसिएशंस के थ्रू तमाम तर मामलात करेंगे। इनके जो वफ्द गए हुए हैं वो जिस मुल्क फिरे हैं वो एक ही बात कर रहे हैं, पाकिस्तान पे दोबारा झूठे बहुतान इल्ज़ामात दहशतगर्दी के, और ये भी कहते हैं कि जी पाकिस्तान तो खुद अफेक्टेड है, लेकिन फ़लाँ वजह की वजह से जो है हम उनके साथ इंगेज नहीं करेंगे। अब इंगेजमेंट अगर नहीं होगी तो फिर ख्वाहिश साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि शिमला मुआहदा तो फिर डेड हो गया ना, इररेलेवेंट हो जाता है। इस तमाम तर जब आप बायलैटरली आप किसी भी मामले के ऊपर नेगोशिएट नहीं करना चाहते, जब आपके पास कोई एक ऐसा फोरम मौजूद नहीं है जब आप आपस में उस को बातचीत कर सकें, गुफ्तगू शनीद हो सकें, इस तमाम तर जो जितने भी आउटस्टैंडिंग इशूज़ हैं, सर फहरिस्त मसला कश्मीर, इंडस वाटर ट्रीटी, उसके साथ टेररिज्म, यही 3 पॉइंट्स हमारा जो वफ्द हाई लेवल डेलीगेशन गया वही है बार बार कह रहा है। टेररिज्म हमें इशू रेज करना है, हमें इशू रेज करना है। कल ही के दिन एक और अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक उनका टेररिज्म का फोरम है। हम पाकिस्तान उसका वाइस चेयरमैन के तौर पर मुंतखब हुआ है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान ने फेस किया टेररिज्म, हमें ये इशू दुनिया में फेस किया है। और पाकिस्तान अभी फुली ये जो एटलीस्ट हमारा हाई लेवल या हाई पावर डेलीगेशन गया हुआ है, इसमें जो डिप्लोमेटिकली हम लेवरेज कर रहे हैं या डिप्लोमेटिक लेवरेज अब हम कर सकते हैं, प्री 1972 वाली पोजीशन से लेके जितना भी एक सेंटर स्टेज पे हम मसला कश्मीर को ले आए हैं, मैं समझता हूँ ये बड़ा एप्ट है और ये मोमेंट है इसको मटेरियलाइज करने की, इसको बाकायदा तरीके से एक बड़े इसके ऊपर कैपिटलाइज करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एयर मार्शल आमिर मसूद साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? वो ख्वाजा साहब का जो जुमला था कि ये 48 वाली पोजीशन पे चले गए जंगबंदी लाइन के ऊपर, अब वो LOC वाली बात कोई नहीं है, आप इसको कैसे देखते हैं? जी नदीम भाई, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो मैं कहूँगा जो आपने शुरू में बात कही थी कि जो जंग है उसका इख्तिताम किस तरह से होता है उस पर बड़ा फ़र्क पड़ता है हमारी डिप्लोमेटिक सपोर्ट के ऊपर भी, और जो हमने देखा भी और जो अभी विजिबल भी है कि जंगें जब भी एक अच्छे नोट पे ख़त्म होती हैं या कोई फातह निकलता है उस जंग से, तो उसके ऊपर एक बड़ा मुस्बत असर पड़ता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिहाज से, डिप्लोमेसी के लिहाज से, और वो हमें नज़र भी आ रहा है। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हुई इस मार्के के बाद या इस एडवेंचर के बाद जो इंडिया ने किया, जो शायद हमें ख़ुद एहसास नहीं था कि ये पोजीशन हो सकती है। उसमें सबसे पहली तो ये कि जो इंडिया की स्टैंडिंग है रीजन में वो बहुत वीक हो चुकी है, और क्वाड के बाद आपने देखा कि चाइना तो उसे एनिमी देख ही रहा है, और जितनी हालांकि कोशिश की इंडिया ने ये कहने की कि हमने क्वाड इसलिए ज्वाइन किया कि उसकी इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं और हम एक मार्केट हैं और फाइनेंशियली वी विल बी एबल टू सपोर्ट, लेकिन उसके मिलिट्री डायमेंशन भी हैं और जो चाइना को टारगेट करना चाह रहे हैं बेसिकली। और रीजनल पॉलिटिक्स जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, रीजनल प्लेयर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी जंग के दौरान भी और ये काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस जो हैं इनके दौरान भी। तो वो हमें चीज़ नज़र आई कि एक आइसोलेशन नज़र आई। दूसरी तरफ रशिया जो है उसने वो सपोर्ट नहीं किया इंडिया को जो कि वो चाह रहा था, क्योंकि अब आपने देखा जो अटैक अभी रशिया पे हुआ है, तो रशिया जानता है कि ये अटैक यूक्रेन अकेला नहीं कर सकता, इसमें CIA का हाथ है, मोसाद का हाथ है, तो वो उनकी दूसरी तरफ पार्टनरशिप है इंडिया के साथ।
तो ये चीज़ें जो हैं ये इंडिया को रीजनली, ऑफ कोर्स बांग्लादेश वाला फैक्टर एक अलग है, आप जानते हैं, श्रीलंका वाला, तो रीजनली वी आर मच बेटर पॉइस, जो कि हमें ये चीज़ बड़ी ऑब्वियसली नज़र आई। दूसरी तरफ जो आपने बात की कि कश्मीर का जो इशू है, देखिए कश्मीर का इशू कभी भी इतना प्रोमिनेंट ना होता अगर ये इंडर वाटर ट्रीटी को वेपनाइज ना करते। इन्होंने वो इंडर वाटर ट्रीटी को वेपनाइज किया, उसको मतलब निगेट कर दिया। तो ये पाकिस्तान के पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और बात बिल्कुल ठीक की फॉरेन मिनिस्टर साहब ने भी, डिफेंस मिनिस्टर साहब ने, कि मतलब शिमला मुआहदा जो है वो हम उसको मतलब नहीं मानते, और वापस आ गई बात उसी 48 की जगह पे। तो उसका मकसद ये है कि हमें अब प्रोएक्टिवली जाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि भारत का ये जो कश्मीर पे कब्ज़ा है ये नाजायज़ है। अगर भारत ये कह सकता है कि कोई टेररिस्ट एक्ट हुआ तो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे, तो हम भी ये कह सकते हैं कि भारत ने जो कश्मीर पे ये किया हुआ है हम इसको प्रोएक्टिवली एड्रेस करेंगे। वो अगर वॉर नहीं करेगा तो हम एक्शन करेंगे ताकि इसको लिबरेट करा सके, और ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आमिर पाकिस्तान मसूद के साहब, पास इस वक्त। इससे आपकी बेहतर इस बात के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी या जो वर्ल्ड कैपिटल्स हैं वहाँ से हमें क्या रद्दमल मिल रहा है इसके ऊपर? सेनेटर फैसल सब्जवारी साहब, वो अमेरिका के अंदर जो हमारे डेलीगेशन ने मीटिंग की है वर्ल्ड लीडर्स के साथ, तो उस वक्त का हिस्सा है। फैसल सब्जवारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम नदीम भाई। फैसल साहब, क्या रिस्पांस मिला आपको वाशिंगटन में जो मीटिंग्स हुई न्यूयॉर्क के अंदर? क्या अभी तक का क्या फीडबैक है? पाकिस्तानी कौम को क्या खबर देंगे? ये मैं समझता हूँ कि हमारे फॉरेन ऑफिस ने, हमारे सिफारतकारों ने बड़े अच्छे तरीके से इसको प्लान करके यहाँ आए हैं कि हमने शुरू ही किया मल्टीलेटरल एंगेजमेंट के साथ के मुख्तलिफ ममालिक और उनके जो मंदूबीन कराम हैं न्यूयॉर्क में, अक़वाम मुत्तहिदा में, उन सबसे मुलाकातें की हैं। सलामती काउंसिल की सदर से, जनरल असम्बली के, अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल, सबसे, और पाकिस्तान का। और कल हम वाशिंगटन डीसी में पहला दिन हमने गुजारा था। मैं अभी भी यूएस कांग्रेस मैन हैं, उनसे मुलाकात के लिए बस मैं कुछ देर में ही आपसे रुख्सत लूंगा, गाड़ी पहुंच जाएगी। तो मस्बत इसलिए है नदीम भाई कि पाकिस्तान की जो फौजी सबकत हमने जाहिर करने के बाद भी हमने सीज फायर को फौकियत दी मीडिएशन के जरिए, और आज भी हम यहाँ अमन का पैगाम लेकर आए हैं कि जी हम जंग नहीं चाहते खित्ते में। ये पानी को वेपनाइज करें, पानी को हथियार बनाएं, या कश्मीर के मसले को उलझाएं, या खुद ही जज और ज्यूरी अदालत बन के फैसले सादिर कर दें, और किसी भी वाक़े से जिसके कोई ताने बाने पाकिस्तान में कहीं किसी से नहीं मिलते, वरना दुनिया में वो बताते। ये इनका रवैया नहीं चलेगा। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमें बहुत ज़्यादा तायीद, उसकी बहुत ज़्यादा कबूलियत नज़र आई है। आज भी हमारे सेनेट की जो खारजा उमूर कमेटी है उनसे मुलाकातें हैं, और दीगर स्टेट डिपार्टमेंट में बिलावल साहब की मुलाकात है, और हम ये समझते हैं कि लार्जली बड़ा ही एक यूनिक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को लग रही है इस वक्त के मौजूद है कि जहाँ आलमी दारुल हुकूमतों में, अहम दारुल हुकूमतों में, यहाँ के बाद हम 3 और जगहों के ऊपर जाएंगे, तो उनमें पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बहुत अहमियत दी जा रही है, किसी शक व शुबे से हटकर। ये हमारे लिए ट्रंप इंतज़ामिया का रद्दमल है। अगर मैं उसकी असेसमेंट आपसे अपने ज़ाती अल्फाज में पूछूं कि आपकी पर्सनल असेसमेंट क्या है, तो ट्रंप इंतज़ामिया का रद्दमल पॉजिटिव है, इन फेवर ऑफ पाकिस्तान? देखिए, अभी तक हमारी यहाँ के सियासतदानों से, कांग्रेसमैन से, सेनेटर्स से, उनकी कमेटी, क्योंकि जो पाकिस्तानी है कांग्रेस में, उनसे मुलाकातें हुई। डीसी में कल पहला दिन, आज यहाँ सुबह 11:30 होने वाले हैं। तो इंतज़ामिया से स्टेट डिपार्टमेंट में कुछ देर में मुलाकातें हैं, लेकिन ये तासुर यहाँ है, मजबूत है। वो पाकिस्तानी जो स्टेट डिपार्टमेंट के खासे करीब समझे जाते हैं, थिंक टैंक्स में हैं, कल CSIS में थे, हम मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट में भी इस वक्त चल रहा है प्रोग्राम। तो इंतज़ामिया का भी रवैया साफ नज़र आ रहा है, जो सदर डोनाल्ड ट्रंप बताते हैं कि आप तिजारत कीजिए बजाय इसके कि आप जंग करें। और पाकिस्तान ने बताया कि हम जंग नहीं करना चाहते, लेकिन कोई इस अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझे। हमारी एक जंगी देखी हुई फौज है, हमसे ज्यादा कौन दहशतगर्दी से मुतासिर हुआ है? ये जो 90-92 हज़ार पाकिस्तानी शहीद हुए हैं,
गुज़िश्ता 10-15 बरसों में, जिनमें दसियों हजारों अफवाज पाकिस्तान के जवान, पुलिस के जवान, अफसर ये सब शामिल हैं। इन्हें उन्हीं दहशतगर्दों ने किया है जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है। पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बदकिस्मती के साथ भारत जो खित्ते का थानेदार बनना चाहता था पूरी तरह से एक्सपोज हुआ, लेकिन वो ये रेशा दवानियां उनकी चलती रहती हैं। बीएलए के लोगों को बिठाए हुए है, कैंप्स लगाए हुए हैं, जाफराबाद का हमला हुआ, अभी एपीएस का हुआ, साफ नजर आते हैं कि ताने बाने का है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि आप कोई मैकेनिज्म बनाएं। आज हमारे डीजीएमओज बात कर रहे हैं, लेकिन पुलवामा से लेकर और अब इस पहलगाम के वाक़े तक भारत ने कोई बात नहीं की। कोई वज़राए खारजा हमारे नहीं बात कर रहे, सेक्रेटरी खारजा नहीं बात कर रहे, सेक्रेटरी दाखिला नहीं बात कर रहे, एनएसएज नहीं बात कर रहे, जो कि होना चाहिए। इसलिए कि दोनों पड़ोसी मुल्क हैं, इतना बड़ा बॉर्डर है और दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। कहीं भी कोई जर्रा बराबर भी अंदाजे की गलती 1.25 अरब लोगों को कहां धकेल सकती है, इस जिम्मेदारी का मुजाहरा पाकिस्तान की जानिब से किया जा रहा है। और आलमी दुनिया देख रही है कि वहां जिंगो स्टिक, वहां से जंगजू किस्म के आ रहे हैं कि अब रोटी खाओ वरना मेरी गोली खाओगे। जैसे ये अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए, पेटी पॉलिटिक्स के लिए नरेंद्र मोदी और बिल्कुल सही। जो बीजेपी की क़यादत है, जो आरएसएस वाले, वो कर रहे हैं। पाकिस्तान बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है एंड they are being appreciative of that fact. सेनेटर फैसल जरदारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल। वकील मलिक साहब, ये जो इन्होंने जुमला बोला ना अभी नरेंद्र मोदी को कोट करके, ये मैं किसी भी दुनिया के सियासतदान से, चाहे बदतरीन दुश्मनी भी उससे हो, किसी दुनिया के इंसान से, लीडर तो छोड़ ही दें कि किसी मुल्क का वो सरबराह हो, वज़ीर आज़म हो, सदर हो, किसी भी बदतरीन दुश्मन से भी ये बात नहीं सुनना चाहता कि वो कहे कि रोटी खाओ नहीं तो मेरी गोली तो तैयार है। ये तो सुनिए, बिल्कुल कमाल ही से बोल दिया उसने। जी बिल्कुल। असल में इसको थोड़ा सा आपको जो उन्होंने थ्रेटन करने की कोशिश की है, इसको आपको थोड़ा माइन्यूटली देखना पड़ेगा। लेकिन ये आप इसको ऐसे देखें ना कि अगर यहाँ शहबाज शरीफ या आसिम मुनीर साहब सुबह खड़े हों और वो कहें कि इंडिया वालों रोटी पानी खाओ नहीं तो मेरी गोली आ रही है, नहीं, हम ये तो सोच सकते हैं ऐसा माशरे में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सकता। उसकी थोड़ी सी आपको जो अंडरस्टैंडिंग मिलती है ना, क्रिस्टोफ जैफ्लो की किताब है मोदीज इंडिया, उसको ज़रूर आप देखें कि वो एक हिंदुत्व या आरएसएस माइंडसेट के साथ, या दुनिया की जो अपने आप को एक बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, और किस तरह मतलब वो लोगों के अपने जो उनके सिटीजन्स हैं, शहरी, उनके माइंडसेट के साथ, या उनकी जो यंगर जनरेशन है, यंगर लॉट के साथ वो किस तरह उनकी आगे तमाम तर मामला लेके जा रहे हैं अपने मुल्क में, अपनी पार्टी के हवाले से जो बीजेपी का है या आरएसएस माइंडसेट है, वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आपको उस किताब में थोड़ी बहुत उस पर इट शेड्स अ लिटिल बिट ऑफ लाइट on these issues and touches upon these अच्छा, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक करीब आ गई है। आमिर साहब आपकी तरफ आता हूँ और मजीद इस इशू को थ्रेड बेयर डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अभी एयर मार्शल साहब ने ब्रेक में जाने से पहले तबसरा करते हुए यूक्रेन वाली वॉर के हवाले से जिक्र किया कि CIA की और मोसाद की कहीं ना कहीं यूक्रेन को मदद हासिल होगी। जो उन्होंने अभी रिसेंटली एक रशियन एयरबेस पे अटैक किया जिसमें उनके कई जहाज़ कहा जाता है कि डैमेज हो गए, चंद एक डिस्ट्रॉय भी हो गए। 2 मौके के ऊपर, पुलवामा के बाद हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे और प्राइम मिनिस्टर उस वक्त इमरान खान थे, तो उन्होंने कहा कि NP के ऊपर क्राइसिस जब चल रहा था पाकिस्तान और इंडिया का, तो इतला मिली कि इसराइल और इंडिया मिलकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर अटैक करने का उनका प्रोग्राम है। फिर पाकिस्तान ने कुछ मूवमेंट की, कुछ अपनी एक्टिविटी दिखाई, तो वो फौरी तौर पे इंटरनेशनल कम्युनिटी उसने इंटरवीन किया और मामला रुक गया। अभी दोबारा वो पुलवामा के बाद था, अब पहलगाम के बाद हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में दोबारा थे, तो शहबाज शरीफ साहब ने हमें बताया कि पीक वॉर के अंदर श्रीनगर के और दूसरी जगहों के ऊपर इसराइली इक्विपमेंट भी इस्तेमाल हुआ, उनके ड्रोन भी यूज़ हुए और उनके जो एडवाइज़र्स थे, मिलिट्री एडवाइज़र्स, वो भी बैठे हुए थे। एयर मार्शल साहब, हिमाचल प्रदेश में कई वैलीज़ हैं, वो कहते हैं कि वहाँ हिब्रू ज़बान के अंदर भी उन्होंने मेन्यू भी बना दिया, रोड साइन भी लगा दिया, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। लेकिन 2 वज़ीर आज़म इमरान खान और शहबाज शरीफ, जिनको हमने खुद सुना पर्सनली वहाँ उनके इस क्राइसिस के अंदर जो ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग थी, उसके अंदर उन्होंने बड़ा तफसील से बताया कि इसराइली वहाँ मौजूद थे और पाकिस्तान के हमले के ऊपर तैयारी कर रहे थे। तो ये गठजोड़ की नोयत क्या है? जी, नोयत बहुत ज़्यादा है इस वजह से क्योंकि न्यूक्लियर वाला फैक्टर जो पाकिस्तान का है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और मैं समझता हूँ कि जब हमने
98 में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करना था, उस वक़्त बड़ा सीरियस थ्रेट था। और उससे पहले भी हमें हमेशा जो एक थ्रेट रहता था वो ये था कि इज़राइल की तरफ से कोई स्ट्राइक ना हो, जिस तरह उन्होंने इराक़ पे एक स्ट्राइक की थी उनके न्यूक्लियर उस पे। तो पाकिस्तान के ऊपर थ्रू आउट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ये एक थ्रेट रहा है इज़राइल का। और ऑफ कोर्स इस वक्त चूँकि मतलब भारत का तो हमेशा से थ्रेट है और वो हमेशा से पाकिस्तान का दुश्मन रहा है, और सबसे ज़्यादा जो खटकता था न्यूक्लियर प्रोग्राम वो भारत को खटकता था या इज़राइल को खटकता था। तो ये वो दोनों के लिए एक कॉमन ग्राउंड है जो कि हमेशा से पाकिस्तान को थ्रेटन करते रहे हैं। और भारत की ये ख्वाहिश रही है कि जिस तरह इराक़ का और बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ का इन्होंने सैबोटाज किया इज़राइल ने, उसी तरह पाकिस्तान का भी वो कर सके। वो कुछ ऐसे फैक्टर्स थे, कुछ इंटरनेशनल आपकी रेलेवेंस थी 80s में और 90s में कि ऐसा हो नहीं सका। और उसके अलावा पाकिस्तान ने अपने आप को मिलिटरीली इतना मजबूत रखा, जिस तरह पाक फ़ज़ाइया का जिक्र करते हैं कि पाक फ़ज़ाइया ने उन दिनों में भी हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट F-16s होते थे और हमारी फ़ज़ाइया बहुत उस वक़्त भी विजिलेंस में थी कि किसी किस्म के भी फैक्टर को वो न्यूट्रलाइज़ कर सकें अगर इस तरह का होता है। लेकिन इज़राइल वाला फैक्टर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जब तक हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ना किया, और उसके बाद भी आज तक वो मौजूद है। जहाँ तक प्रेजेंस की बात है, देखें भारत और इज़राइल की बहुत ज़्यादा जॉइंट कोलैबोरेशन है मिलिट्री डोमेन में। ना सिर्फ ये कि वो काफ़ी सारे हथियार जो हैं वो इजरायली इस्तेमाल करते हैं, बल्कि बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिहाज से। अगर आप देखें काफ़ी सारे वेपन्स जो इंटीग्रेट हुए हैं रशियन टेक्नोलॉजी में वो इजराइल के थ्रू हुए हैं। काफ़ी सारे सैटेलाइट्स और जो आपकी ISR है जिसे कहते हैं इंटेलिजेंस सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस वाले जो फैक्टर्स हैं वो इजराइल भारत को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। और ड्रोन टेक्नोलॉजी तो आपने ख़ुद बताया कि वो बहुत ज़्यादा आपस में इश्तराक भी है उनका, ताकि वो इंडिजिनस डेवलपमेंट हो सके उसकी भारत में। और इजराइल बहुत आगे है इस टेक्नोलॉजी में, मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी और ड्रोन टेक्नोलॉजी में, और वो बहुत ज़्यादा भारत को इसमें असिस्ट कर रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि वे ऑफ वॉर फाइटिंग में भी वो भारत के साथ है। और जो आपको चीज़ आज नज़र आती है पाकिस्तान फ़िज़ाइया में, वो चाहेगा कि उसको आने वाले दिनों में न्यूट्रलाइज़ कर सके। तो मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा नदीम भाई कि देखें आपकी जो जंग है या जो ये मार्का है ये भी ख़त्म नहीं हुआ। जिस तरह आप नरेंद्र मोदी के प्रोवोकेटिव बयान का जिक्र कर रहे थे पहले भी, और अभी भी वो जो दे रहा है, उससे वो जो एक हमारा हमेशा एक इन्वायरमेंट्स होती थी जिसमें हम कहते थे कि नो वॉर नो पीस वाली इन्वायरमेंट एग्जिस्ट करती हैं, अब मेरे ज़ाती ख्याल में और मुशाहिदे के लिहाज से मोर वॉर और लेस पीस वाली जो इन्वायरमेंट है वो एग्जिस्ट करती है। और उसमें जो है इजराइल आपका सही जब भी कोई एक्शन होगा फ्यूचर में जी हाँ, फ्यूचर में जो भी एक्शन होगा उसमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इफ़ एंड बट्स में लगें, हमें ये सोचना चाहिए कि व्हेन, बिकॉज इट विल हैपन। दे विल, ये प्रोवोकेटिव बयान के अलावा और आपके टेररिज्म के अलावा जो ये कर रहा है आपके वेस्टर्न बॉर्डर में, कोई ना कोई काइनेटिक एक्शन भी करेगा और आपको स्ट्रेंगुलेट करना चाहेगा इकोनॉमिकली भी और डिप्लोमेटिकली भी और इंटरनली भी। ये वेज क्रिएट ज़रूर करेगा, ये इरेगुलर वॉरफेयर आपके साथ ज़रूर मोदी कोई ना कोई इस तरह के एक्शन करेगा आने वाले दिनों में। सही। बैरिस्टर अकील साहब, जो बाज़ इंडिया के एक्शंस हैं, बल्कि बहुत सारों में मुशाबहत जो है वो इसराइली एक्शन से मिलती है। जिस तरीके से उन्होंने हमास और बाकी हिजबुल्लाह और बाकी लोगों के वो जो उनके लीडरशिप थी ना उसको टारगेट बनाया। अब ये देखें कि सिख लीडर को कनाडा में जाके उसने असैसिनेट किया, स्टेट टेररिज्म है। बिल्कुल। अमेरिका के अंदर मारने की कोशिश की, उनका जस्टिस डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेट कर रहा है, वो बंदा बच गया था, वो भी सिख लीडर था। पाकिस्तान के अंदर 20 से 25 असैसिनेशन है जो इंडियन स्टेट टेररिज्म की रिफ्लेक्शन है। वहाँ से बैठ के उन्होंने यहाँ स्टेट टेररिज्म किया। तो ये पूरा फुटप्रिंट वही है, आपको जो प्ले बुक है ना वो वही है जो इसराइल वाली है। इसके ऊपर आपको दुनिया सारी में जाके बात करनी चाहिए, हाईलाइट करनी चाहिए। ये बिल्कुल, अभी जो वफ्द भी गया हुआ है मलिक साहब, उन्होंने भी यही बात की कि वो मोदी जो हैं वो नेतन्याहू की एक चीप कॉपी हैं, और वाक़तन इंस्पिरेशन तो वो इसराइल से ड्रॉ कर रहे हैं। और यहाँ पे भी जो उन्होंने 6 और 7 के और फिर 10 तारीख को जो करने की कोशिश की, आया तो वो उसी प्ले बुक में से था।
लेकिन वो उनको क्या पता था कि जो उस प्ले बुक में है वो सिलेबस ऑलरेडी पता है पाकिस्तान को, और वो उनके लिए जो नया सिलेबस हो गया वो आउट ऑफ सिलेबस होगी चीज़। आगे से ऐसा रिएक्शन वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। नहीं, वो तो जो कुछ उनके साथ हुआ है, जो उनके साथ हुए के बिल्कुल बरखलाफ है। लेकिन मैं बिल्कुल लेकिन जो उन्होंने असैसिनेशंस करवाई हैं वो तो रियासती दहशतगर्दी। देखें, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, इससे बड़ा और सबूत क्या हो सकता है कि पाकिस्तान की तहवील में एक इंडियन नेवी ऑफिसर, सर्विंग इंडियन नेवी ऑफिसर जिसका नाम कुलभूषण यादव है, पूरी दुनिया को हमें चीख चीख के भी बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो एक फैक्ट है, एक ऐसा सबूत है, एक ऐसा सच है जो पाकिस्तान की कस्टडी में है। वही वो क्या कर रहा था यहाँ पे बलूचिस्तान में, आप बताएं। और उसके पास फिर वो पासपोर्ट भी है, फिर उसकी अपनी वीडियो है, अपना एतराफ है जिसमें वो कहता है कि एक्सप्रेस आपके पास है, ये पीएस वाला वाकया आपके पास, वाला वाकया है। ये सारे ताने बाने जाके भारत से मिलते हैं। भारत अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू जो यहाँ पे काम लेता है बलूचिस्तान के अंदर या केपी के अंदर या दीगर जगहों पे, उसके जो नेटवर्क हैं जो कि ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और जो डीजी एसपीआर साहब ने सारे सबूत चलाए भी, और वो तमाम तर बातें जो हैं वो मंजरें यहाँ पे आ चुकी हैं। अब इसके बाद भी भारत में इतनी भी शर्म बाकी नहीं है, इस मोदी हुकूमत में इतनी शर्म बाकी नहीं है कि वो मुल्क मुल्क फिर के वहाँ पे वो तमाम तर वाक़या बयान करते हैं, झूठ बोलते हैं, अपने तरीके से जो पिक्चर पेंट कर रहे हैं उसमें तो वो रंगों में कह लें वो निखार ही नहीं है जिस तरह वो दिखाना चाह रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान की स्टोरी जो है वो हक पे बेस्ड है, सच पे बेस्ड है, और पाकिस्तान जो स्टोरी या नैरेटिव प्रेजेंट कर रहा है वो झूठ नहीं बोल रहा। पाकिस्तान बिल्कुल एज इट इज़, जो तमाम तर इवेंचुअलिटी थी, हैपनिंग्स थी, जो चेन ऑफ इवेंट्स थी, वो उसी तरह बयान कर रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा, एयर मार्शल आमिर मसूद साहब, जो इस जंग के अंदर शहरों के अंदर हमला पहले आया है, ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। आपके ब्रह्मोस मिसाइल को हवाओं में तबाह करने के लिए आपका एयर डिफेंस सिस्टम, उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत नज़र आती है। इसके हवाले से कोई स्ट्रेटजी जहन में है? कुछ तो हम सुनते हैं कि आप J-35 एयरफोर्स लेगी, PL-17 लेगी, ताकि आपकी मार इंडिया के दूर दूर इलाकों तक हो जाएगी और उनको सरहद से पहले ही आप उनके जहाज़ गिरा देंगे, उनके जैसे S-400 आपने डिस्ट्रॉय किया, इस तरह के सिस्टम डिस्ट्रॉय करेंगे। लेकिन अपने शहरों को भी महफूज बनाना है, उसके लिए क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है, लेकिन मैं इतना बताता चलूं कि इवन जो इज़राइल का आयरन डोम है उसमें भी अगर आपने देखा हो तो अक्सर औकात कन्वेंशनल टाइप के जो रॉकेट्स और मिसाइल हैं जो हमास की तरफ से होते हैं वो पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो कोई दुनिया का एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं है जो इनपेनिट्रेबल हो या इम्प्रेग्नेबल हो, और जिसमें के ज़ीरो मतलब एरर वाला हो कि कोई किसी किस्म की पेनिट्रेशन ना हो सके। अभी अमेरिका जो है वो डेवलप करना चाह रहा है जिसे कहते हैं गोल्डन डूम, और जिसके ऊपर चाइना ने कहा है कि वो मतलब एक किस्म की आर्म्स रेस में डाल देगा, स्पेस को वेपनाइज कर देगा, और बहुत ज़्यादा इस पर, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी इन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो कि ख़र्चा आएगा। तो हमें पाकिस्तान के लिहाज से, दिफा के लिहाज से तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास ऐसी चीज़ें हों जिसमें बिल्कुल ही कोई चीज़ हमारे मतलब बॉर्डर्स के अक्रॉस ना आ सके। लेकिन हमने एक तरफ अपने यहाँ डिफेंस बजट भी देखना है, अपनी माली ज़रूरियात भी देखनी है, प्रायोरिटीज़ और भी देखनी है। उसके मुताबिक जितनी पाए होती है उसमें जब हम करते हैं तो हम प्रायोरिटाइज़ करते हैं प्लानिंग फ़ेज़ में कि क्या चीज़ है जो एयर डिफेंस के लिहाज से ज़्यादा ज़रूरी है। और पिछले सालों में ज़्यादातर हमारा जो एक अगर आप देखें तो हमारी जो एक कॉन्सेप्ट रहा है वो अमेरिकन या वेस्टर्न टाइप के लिहाज से रहा है, जिधर एयरक्राफ्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और उसकी कैपेबिलिटीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और उसी की वजह से जनरली एयर डोमिनेंस या एयर कंट्रोल हासिल किया जाता है, जो हमने हमेशा किया भी, 65 वॉर में किया, पुलवामा में किया, इस दफ़ा किया। और रशियन जो एक कॉन्सेप्ट रहा है जो ज़्यादातर इंडिया ने फॉलो किया और हमेशा शिकस्त हासिल की है, और जो मोस्टली इस्लामिक कंट्रीज़ जो इराक वगैरह हैं वो भी फॉलो करती हैं, वो एयर डिफेंस मिसाइल्स पे करती रही हैं बहुत ज़्यादा बेस, जो कि रशियन ओरिजिन के होते थे, और वो जहाज़ों को एयर आर्टिलरी के तौर पे इस्तेमाल करती। ये बड़ा एक बेसिक कॉन्सेप्ट का डिफरेंस रहा है पिछले 50-60 सालों में, और हमें हमेशा इस कॉन्सेप्ट का फ़ायदा हुआ है और इसमें फ़तह हासिल हुई है। लेकिन नॉट विद स्टैंडिंग जो आपने बात की है वो बिल्कुल ठीक है, और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत एक एडवांस्ड और मॉडर्न है,
और प्रेजेंट लीडरशिप ने इस पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की है कि इसको मैक्सिमम ऐसे रडार्स हों जो कि हर तरह के ऑब्जेक्ट को पिक कर सकें। और जहाँ तक शूटिंग का मामला है, ये प्लानिंग में है कि हमारे पास भी कोई S-400 से भी आगे जो S-500 टाइप चाइनीज़ बना रहे हैं उस तरह का सिस्टम लगाया जाए, स्पेशली जो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिस हैं और जो हमारे हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उधर ज़रूर लगाया जाए, ताकि जो नुकसान ये ब्रह्मोस की वजह से हो सकता है और हमें अपनी ज्योग्राफी भी देखनी होगी, तो उस लिहाज से हम उसको कंट्रोल कर सकें और मिनिमाइज कर सकें। इसकी प्लानिंग में ज़रूर इट्स अ पार्ट ऑफ। मार्शल आमिर मसूसी, बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आपका भी और बाकी मेहमानों का भी शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।